तो जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं डिस्कस द, आपको ये सारे क्वेश्चन हैं, डिस्कस द फॉलोइंग सीक्वेंस जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, वन बाय वन को मैं आपको बताते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है, हम पहले के आंसर इधर देते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट का। ये सारे क्वेश्चन है, इनके बाउंडेडनेस के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में गिवन नंबर फर्स्ट के लिए क्या दिया गया है, गिवन है an इक्वल टू 3। अब आपको an 3 है, अगर an 3 है तो आप इसका एक सीक्वेंस है, अगर बाय डेफिनेशन जाएंगे तो यहाँ a1 कितना रहेगा, a1 भी 3 रहेगा, a2 भी कितना रहेगा, 3 रहेगा, a3 भी कितना रहेगा, 3 रहेगा। इस प्रकार से जाएंगे तो an भी क्या है, an भी आपके पास 3 है। इसका ये मतलब हुआ बाय डेफिनेशन ये सीक्वेंस है। अगर ये बाय डेफिनेशन ये कौन सा सीक्वेंस है, बाय डेफिनेशन it is a constant सीक्वेंस। ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस है बाय डेफिनेशन। अब अगर ये कांस्टेंट सीक्वेंस है तो इसका रेंज क्या होता है, अच्छा, एंड रेंज इज, सीक्वेंस का रेंज क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस का रेंज जितने डिस्टिंक्ट टर्म होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो रेंज ऑफ सीक्वेंस होता है। तो रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कितने डिस्टिंक्ट टर्म है, सारे टर्म तो सेम ही है, तो रेंज इसका 3 है। और जहां पे सिंगलटन सेट इज ऑलवेज बाउंडेड, तो ये क्या है, सो इट इज बाउंडेड, क्योंकि आपको पता है कि फाइनाइट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड, फाइनाइट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड, बी डबल डी। तो आपको ये पता है कोई भी फाइनाइट सेट होता है वो हमेशा बाउंडेड होता है, ये एक फाइनाइट सेट है इसलिए बाउंडेड हो गया। अगर ये बाउंडेड है, एक ही नंबर है, तो यही लोअर भी है और यही अपर भी है। एंड अपर बाउंड यूपी मींस अपर बाउंड, यूबी मींस अपर बाउंड 3 है, एलबी मतलब लोअर बाउंड भी क्या है इसका 3 ही है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट था कि ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। बाय डेफिनेशन सारे टर्म सेम है, रिपीट हो रहा है, कोई चेंजिंग नहीं, दैट इज द कांस्टेंट मतलब फिक्स है, इसलिए कांस्टेंट। एंड रेंज ऑफ सीक्वेंस कितने डिस्टिंक्ट टर्म है, एक ही टर्म है उसी को लिख दीजिए, ये फाइनाइट है इसलिए बाउंडेड। जो यहाँ नंबर है मैक्सिमम 3 है, मिनिमम भी 3 ही है, इसलिए लोअर अपर 3 हो गया। इस टाइप से इसमें पूछा जा सकता है कि लोअर और अपर बाउंड क्या है हर एक चीज के बारे में। क्लियर है यहां तक? तो नंबर 2 में आपको दिया गया है an इक्वल टू -1 की पावर n इंटू 5। आप जैसे सबसे पहले आप ये बताइए, आप लोगों को मैंने बताया है कि an अगर an की वैल्यू -1 की पावर n है, इसको आप लिखते हो -1 इफ n ऑड हो, और यहाँ पे लिखते हो 1 इफ n क्या है, n इवन हो। तो इस सीक्वेंस की रेंज क्या होती है, तो देन अगर मुझे चलना है देन an इक्वल टू -1 की पावर n इंटू 5 का कंसेप्ट लेना है। तो यहाँ हो जाएगा -5 इफ n इज ऑड, और यहाँ हो जाएगा 5 इफ n इज इवन। अगर ये कंसेप्ट आता है और इस टाइप से आता है तो इसका रेंज देन, अच्छा ये क्या है, रेंज इसका क्या आएगा, देन रेंज ऑफ सीक्वेंस an कितना हो जाएगा, इसके रेंज में या तो 5 जैसे टर्म आप निकालना चाहते हो, मान लो आपने निकालना चाहा, पहला टर्म आएगा कितना -5, दूसरा टर्म कितना आएगा 5, तीसरा टर्म कितना आएगा फिर -5, चौथा टर्म कितना आएगा फिर 5,
इस प्रकार से आप जाओगे 5 -5 5 -5 रिपीट करता रहेगा। तो रिपीट करने के केस में केवल दो ही पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी आने की पॉसिबिलिटी है रेंज में? केवल 5 और -5। तो इसके रेंज में क्या आएंगे? एक 5 -5 और 5 दो ही तो नंबर आएंगे। और ये क्या है? ये आपको फाइनाइट है, विच इज फाइनाइट है। अब इधर ये फाइनाइट है, तो फाइनाइट सेट हमेशा क्या होता है? बाउंडेड। सो दिस इंप्लाइज इट इज बाउंडेड। ये क्या है? बाउंडेड है। फाइनाइट सेट है, बाउंडेड हो गया। अब फाइनाइट है, बाउंडेड हो गया, तो आपका काम बस यही पूछ रहा था बाउंडेड नेट्स की बाउंडेड है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हो हियर लोअर और अपर बाउंड। यूबी मतलब अपर बाउंड 5, एलबी मतलब लोअर बाउंड -5। ये इसका डिस्कस हो गया पूरा। तो जस्ट वही कंसेप्ट है, पुराने के ही जैसा है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, सब सही हो जाएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए डिस्कस करने चल रहे हैं। ये गिवन है, तो आपका जो ये n आ रहा है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर ये नेचुरल नंबर है तो आप यहां पे देखिए कि पहला क्या होगा। अगर हम n की वैल्यू को जो रखेंगे, क्या n की वैल्यू हम 1 से रखना प्रारंभ करेंगे, 1 के बाद 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, इस प्रकार से रखेंगे। यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग a1 कितना आएगा? a1 अगर आप निकालते हैं n की वैल्यू 1, तो 3 2 5/7, 5/7 आ रहा है। फिर अगर 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 3 7 और 2 3 6 4 10, ये 7/10 आ रहा है। आगे चलिए 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 4 3 9, ये 9 हो जाएगा। और 9 और 3 3 का 9 4 13, 9/13 आएगा। 5 7 9, दो का डिफरेंस 4 7 3 10 3 13, आगे आएगा 11/15, 13/17, इस प्रकार से जाएगा। अगर ये जा रहा है तो सबसे क्या कभी ये जो जा रहा है a1 a2 a3 ये सब, ये वैल्यू रखने की करस्पॉन्डिंग क्या कभी जीरो हो रहा है? कोई नहीं हो रहा है। अगर आप एक समय n को इन्फिनिटी भी भेजते हो, मान लीजिए कि इधर से जाओगे तो n कहां चला जाएगा? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर इन्फिनिटी जाओगे तो an की वैल्यू अगर इन्फिनिटी ले रहे हो तो आप पहले इसमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का रोल आएगा। तो आप क्या करिए, 2n कॉमन ले लीजिए, 1 + 3/2n का कंसेप्ट हो जाएगा। यहाँ से 3 हम ले लीजिए, 1 + 4/3n का कंसेप्ट आ जाएगा। ये n से n कैंसिल होगा। तो इस केस में जो an है वो आपको कहां चला जा रहा है? जा रहा है 2/3। तो आपको ये पता हो गया। बस आपको अभी कुछ और नहीं करना, बस अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी रख रहा हूं तो 2/3 आ रहा है, 1 रख रहा हूं 5/7 आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड का केस है। लेकिन क्या अब ये नियरेस्ट वैल्यू किसके पास जा रही है? नियरेस्ट 1 के पास जा रही है। नियरेस्ट 1 के पास जा रहे हैं और 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि सिंस an is greater than 0 for all an, मतलब कोई भी n की वैल्यू रखोगे वो 0 नहीं आएगा। an यहाँ से पता चल गया कि an कभी भी 0 नहीं होगा, किसी भी n के लिए 0 नहीं होगा, ये तो फिक्स है। अब आप ये बताइए, ये बढ़ रहा है या घट रहा है? ये आपको देखना है, बढ़ रहा है या घट रहा है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का कंसेप्ट है, वो आपको अगर चेक करना है तो यहां से चेक कर सकते हो कि an + 1 निकाल लीजिए। an + 1 निकालेंगे तो यहाँ पे रखेंगे कितना आएगा? 2n + 2, ये हो जाएगा 2n + 5। और यहाँ पे रखेंगे 3n + 3 7, तो 3n + 7। तो यहाँ से an + 1 - an करेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ से चेक करिए, तो यहां से चेक करके बताइए टोटल कितना आएगा। अगर मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, अगर मैं इसको रखूंगा डायरेक्टली तो यहां से आपको आ जाएगा ये 2n + 5 अपॉन में 3n + 7 माइनस 2n + 3 3n + 4। अगर n की वैल्यू 1 रख रहा हूं मैं तो ये 5 2 7 3 2 5
और एलसीएम में कितना आएगा, मैं चेक कर ले रहा हूँ, 7/10 माइनस 5/7, एलसीएम 7×70, 10×7=750, 1050 माइनस -2 लेस देन रहेगा ये, तो डिक्रीजिंग है, तो ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, घटते हुए क्रम में है, तो ये मिनिमम है, इसका मतलब ये लोअर बाउंड, इसका मतलब ये है कि ये लोअर बाउंड है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये चीज आपको पता हो गया, एंड 1 माइनस an करिए तो आपको पता चल जाएगा, 1 माइनस an, 1 an कितनी है, 2n प्लस 3 अपॉन में 3n प्लस 4। इसको सॉल्व करिए, ये यहां आएगा, ये इसमें से कैंसिल होगा, कितना होगा, ये आपको सीधा आएगा, यहां से आप आएंगे तो ये आपको यहां से यहां घटेगा, ये आपको बचेगा n और प्लस ये 4 यहां आएगा, 3 जाएगा क्योंकि माइनस हो रहा है ना, तो n प्लस 1 अपॉन में 3n प्लस 1। अब आप अगर इसको चलते हैं तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, क्योंकि कोई भी n की वैल्यू रखोगे आप और ऑल n के लिए ग्रेटर देन 0 रहेगी। अगर ये ग्रेटर देन 0 रहेगी तो अब ऊपर थोड़ा सा यहां बता रहा हूं, इस साइड में देखिएगा कि ये ग्रेटर देन 0 रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये अर्थ हुआ कि 1 माइनस an भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, इसका ये अर्थ हुआ कि an इज लेस देन 1 होगा फॉर ऑल n, इसका मतलब ये हुआ कि an इज बाउंडेड अबव, और यहां से क्या है, यहां से क्या है, इसका ये मतलब है बाउंडेड बिलो, क्योंकि ये ऊपर से नीचे का तक कंसेप्ट है, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम 1 है और मिनिमम क्या है, 0 हो नहीं सकता, यहां से आपको मैंने बताया 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इधर से आपको ये देखिए घटते हुए क्रम में जा रहा है, ये आ रहा है फिर ये घटते घटते जा रहा है, तो घटते हुए क्रम में जा रहा है तो ये तो फिक्स है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 और मिनिमम कितना हो सकता है, जो यहाँ का पहला नंबर आएगा 5/7, तो इसका मतलब ये बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है, दिस इंप्लाइज an is बाउंडेड। और आपको बाउंडेड है तो जो अपर बाउंड है यहां से ही निकलेगा, अपर और लोअर, पहला जो आता है ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, तो इंफिनिटी की तरफ क्या है, घटते हुए क्रम में जाती है, ये इसका लोअर बाउंड होगा और ये इसका अपर बाउंड हो जाएगा, चाहे आप चेक करके देख लीजिएगा, आपको बस इसके ये कंसेप्ट देख लीजिए, अब मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है, बाउंडेड है, बस ये याद रखिए। तो जैसे इसी क्वेश्चन को मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट बता रहा हूं, जैसे ये दिया गया है तीसरे कोई an प्लस 1 निकाल लेंगे, तो यहाँ पे n प्लस 1 रखेंगे तो 2n प्लस 2 5 हो जाएगा, 3n प्लस 3 7 हो जाएगा, an तो यहाँ पे 2n प्लस 5 3n प्लस 7 माइनस 2n प्लस 3 और यहाँ पे 3n प्लस 4। अगर आप इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं 3n प्लस 7 और 3n प्लस 4, तो यहाँ पे ये इधर आएगा 3 दूनी 6 n स्क्वायर प्लस 8n और प्लस 20, इसको इधर जाएंगे -6 n स्क्वायर माइनस 9n, और कहीं छूट रहा है क्या, कैलकुलेशन थोड़ा सही करते हैं, 8 दूनी 6 n स्क्वायर तो 5 के 15n, 4 दूनी 8n, 4 पंखे 20 प्लस में, इसी प्रकार इधर करिए 3 दूनी 6 n स्क्वायर, 3 का 9n, 7 दूनी 14n, 7 21, ये जस्ट हो गया। अब इसका कैलकुलेशन देखिए कितना आएगा, ये से ये जाएगा 15 23 14 26 23, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल,
अब यहाँ से घटाओगे तो सिंपली -1/3n + 7 आएगा और 3n + 4 आएगा, ये 1/। अब 1/, ये है कि ये हमेशा लेस देन 0 रहेगा हर एक n के लिए। कोई भी रेशनल नंबर रखो 1 2 3 4 5 तो एक तो रहेगा तो ऊपर नेगेटिव लगा, ये हमेशा लेस देन रहेगा। इसका मतलब ये जो an + 1 - an है ये भी क्या है, लेस देन है। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका यही अर्थ हुआ ना कि an + 1 - an इज लेस देन 0, या इसको लिख सकते हो क्या कि an + 1 इज लेस देन इससे an। अगर इस टाइप से है ये क्या है, मोनोटोन डिक्रीजिंग है, कि मतलब जैसे जैसे हम टर्म बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे घटते जा रहा है। तो मैक्सिमम 5/7 आएगा, 5/7 आएगा, उसके बाद घटते हुए 2/3 पे आके रुक जाएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वहां से पता चल जाएगा। इसका ये अर्थ है कि इस टाइप से है, जैसे सबसे बड़ा वैल्यू जो आएगा इसका वो आएगा 7/10 आएगा, उसके बाद ये घटते हुए चला आएगा 2/3 पे, इस टाइप से बनेगा। ये मैक्सिमम रहेगा, ये मिनिमम रहेगा, ये बाउंडेड रहेगा। तो ये डिक्रीजिंग का भी कंसेप्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब अगर कोई भी सीक्वेंस है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हमेशा क्या करेगा, बाउंडेड होगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं है, लिमिट क्या फाइनाइट आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। जैसे अब नेक्स्ट, अगर इसके मैं थोड़ा चीज और बताने वाला हूं, जो वो ये है कि आपको मान लीजिए बाउंडेड नहीं चेक करना चाहते हो, आप मान लेते हैं कि आप बाउंडेड नहीं चेक करना चाहते हो, तो आप बाउंडेड ना चेक करो, कन्वर्जेंट तो चेक कर सकते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हमेशा बाउंडेड होता है। यहाँ पे आपको बताया है ना कि CGT मींस कन्वर्जेंट implies BDD मींस बाउंडेड। कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, लेकिन बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो, ये मैंने बताया है। मान लीजिए जो अभी दिया गया था उसी के चलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये पहला, और दूसरा चीज ये आपको यह ध्यान रखना है कि an is convergent if limit n tending to infinity an बराबर यल आए, वो भी क्या हो, यूनिक हो और फाइनाइट हो, यूनिक और फाइनाइट हो, कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे यूनिक के साथ और फाइनाइट हो। तो अगर इस समय कन्वर्जेंट की बात आएगी, यूनिक और फाइनाइट के साथ हो, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट भी करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसका यह अर्थ हुआ कि आपको जैसे मान लीजिए एग्जांपल अभी जो मैंने किया हो कि an बराबर बाउंडेड, तो आप देखिए जो सिंपली है उनको चेक कर सकते हैं, जो कन्वर्जेंट का कंसेप्ट यूज हो सकता है उनको यूज करिए। जैसे 2n + 3 अपॉन 2n + 3 था और 3n + 4 था। अगर मैं इसमें इंफिनिटी लूंगा, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो an बराबर कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही नहीं, 2/3 आएगी। इसका मतलब क्या है, ये इट इज कन्वर्जेंट, और किस पे कन्वर्ज कर रही है, 2/3 कन्वर्ज कर रही है, 2/3 कन्वर्ज कर रही है। और कन्वर्जेंट है क्या इंप्लाइज कर गया कि बाउंडेड हो गया। अब बाउंडेड में लोअर और अपर बाउंड निकालने के लिए पुराना ही तरीका है, आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करिए। जैसे नंबर 4 के लिए हम आ रहे हैं कि an बराबर गिवन है, क्या दिया गया है, an बराबर आपको दिया गया है 1 + 1/n होल टू पावर n। इसके स्पेशल लिमिट मैंने बताया है, ये हमेशा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी होता है, ध्यान रखिए, क्योंकि इसकी जो लिमिट होती है 2 और 3 के बीच में होती है।
इंफिनिटी ए एन बराबर, इसकी स्पेशल लिमिट क्या होती है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इसमें 1 + 1 बाई एन होल टू पावर एन, ये हमेशा वैल्यू होती है ई। इसका मतलब ये फाइनाइट वैल्यू है, कोई फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट, और जो ई जो होता है वो 3 और 2 के बीच में होता है, 3 और 2 के बीच में, 3 इसका अपर बाउंड होता है, 2 इसका लोअर बाउंड होता है, इसलिए ये क्या होती है, ये कन्वर्जेंट होती है एंड बाउंडेड होती है। कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होगा, ठीक है, ये दूसरा। अब जैसे 4 नंबर हो गया, पांचवे के लिए डायरेक्ट यूज करिए लिमिट इंटेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन, आप इसको चेक करोगे तो माइनस इंफिनिटी आएगा, तो ये क्या है, माइनस इंफिनिटी आ गया। डाइवर्जेंट होगा कोई भी सीक्वेंस, या तो प्लस इंफिनिटी आए या तो माइनस इंफिनिटी आए, लेकिन एक ही बार आए, ये नहीं प्लस माइनस दोनों एक साथ आए, यहाँ पे केवल माइनस आ रहा है, ये क्या, दिस इंप्लाइज इट इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट ये क्या है, डाइवर्जेंट है। अब डाइवर्जेंट तो ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन बाउंडेड नहीं हुआ है, क्यों नहीं है, क्योंकि डाइवर्ज कर रहा है। इसका ये अर्थ हुआ कि इट इज नॉट बाउंडेड। अगर डाइवर्जेंट हो गया, बाउंडेड नहीं होगा, फिक्स है। लेकिन अगर आपको ये चेक करना है कि अपर बाउंड नहीं है कि लोअर बाउंड, अगर -1 है, यहाँ रखोगे -1 -2 -3 इस प्रकार से जा रहा है, तो -20 जा रहा है, इसका मतलब अपर तो मिल रहा है लेकिन लोअर नहीं मिल रहा है, इसके पास अपर मिल रहा है, मैक्सिमम -1 है और मिनिमम कहां जा रहा है ये नहीं पता है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस थी ये बाउंडेड एबव है बट अनबाउंडेड बिलो है, और डाइवर्ज कर रही है किसमें, -इंफिनिटी पे। आप इसको चेक करिएगा, ये तो आपको क्या इवन और ऑड का कांसेप्ट लगाए, ऑड आएगा -1 0 हो जाएगा, इवन होगा तो +2 0 2 0 2 0 2 आएगा, ये 0 2 0 2 0 2, इसको आपको होमवर्क में दे रहा हूं और इसके बाद वाला मैं चेक करता हूं, ठीक है, यहां तक जल्दी से काम करिए। तो आपका है 1 + 1/3 + 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/3 की पावर n का कंसेप्ट है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है ये क्या है। अगर यहां देखो तो 1/3 की पावर का 0 का कंसेप्ट है, 1/3 की पावर 1 का कंसेप्ट है, 1/3 की पावर 2 का कंसेप्ट है। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्या है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो ज्योमेट्रिक जो क्लास 12 में पढ़ते थे 11th में, हम an बराबर लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, फार्मूला फर्स्ट टर्म और क्या इसका कॉमन रेशियो। अच्छा, यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है टर्म 0 1 2 3 डॉट डॉट an, टोटल कितने टर्म है यहाँ पे। अगर यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक तो n होते हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट है तो n + 1 टर्म है। तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 माइनस r की पावर n के स्थान में कितना रहेगा n + 1, क्योंकि यहाँ nn तो यहाँ पे n + 1 हो जाएगा। r का रेशियो 1/3 और 1/a, और यहाँ पे कितना 1 - 1/3 ये आ गया। इस पूरे को सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा, ये सॉल्व कर ले, इंफिनिटी ले लीजिए डायरेक्ट, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लेंगे। इंफिनिटी लेने पर ये टर्म 1/3 1 से छोटा है कि हमेशा 0 जाएगा। मैंने लिखा है किसी पावर n ये हमेशा 0 जाएगा जब n इंफिनिटी जाएगा, तब जब ये जो हो 1 और -1 के बीच में हो। तो 1/3 1 से छोटा है तो ये पूरा गया, बचा यहाँ कितना, यहाँ बचा ये केवल 3 एलसीएम लेंगे तो 2 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 पे जाएगा। अब ये 3/2 चला गया आपको, तो 3/2 आया फॉर ऑल n के लिए, कोई भी n रखेंगे मैक्सिमम ही आएगा। ये फिक्स हो गया कि मैक्सिमम यही रहेगा, और मिनिमम कितना रहेगा, क्योंकि 3/2 आ गया। अब मिनिमम के लिए चलना है, मिनिमम जैसे एंड इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है n। अब जैसे ये चल रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो पहला टर्म क्या है इसका, पहला टर्म अगर ये हटा दे तो पहला टर्म कितना दिया गया है 1, तो यहाँ पहला टर्म 1 है तो मिनिमम वैल्यू 1 ही हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो आप ये भी लिख सकते हो an की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी 1 होगी,
क्या होगी 1 होगी। तो इसका मतलब 1 से बड़ा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहले 1 रखोगे तो पहला टर्म 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, तो 1 से बड़े ही आएंगे, 1 से छोटा नहीं हो सकता। 1 से बड़ा ही आएगा, 1 से छोटा नहीं हो सकता। यहां से आपको ये पता चला कि 1 इज लेस देन an, मतलब an जो है 1 से बड़ा है, लेकिन छोटा किससे रहेगा 3/2 से फॉर ऑल n। इसका मतलब ये अपर बाउंड, ये अपर बाउंड और ये आपका लोअर बाउंड। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज बाउंडेड। आगे अच्छा, आपको अगर ये भी चेक करना है कि हमने ये कैसे पता किया कि ये मैक्सिमम है, इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट। अगर ये an है तो an + 1 कितना होगा, पहले पूरा यही नोट कर लेना है, 1 + 1/3 + 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 1/3 की पावर n। अब आगे लिख दीजिए 1/3 की पावर n + 1। आप an + 1 - an करिए, जैसे करेंगे तो इसमें से पूरा कैंसिल होकर बचेगा कितना 1/3 की पावर n + 1। अब ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा किसी भी n के लिए। इसका ये अर्थ हुआ कि an + 1 जो होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा an हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो बढ़ते हुए क्रम में जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में जाएगा तो पहला टर्म क्या है 1 हो सकता है, फिर 2, मतलब 1 ऐसे बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम कहां तक जाएगा 3/2 तक ही जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी रखने पर ये सारा ज्योमेट्रिक सीरीज का जो कांसेप्ट आ रहा है वही है ये। तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज मतलब उसकी लिमिट होगी, तो लिमिट उसकी 3/2, मैक्सिमम 3/2 और मिनिमम क्या है 1। तो अगर ये इंक्रीजिंग है तो किस पे कन्वर्ज करता है, अपने अपर बाउंड। इसका अपर बाउंड क्या है 3/2, इस 3/2 इसकी लिमिट हो जाती है। ठीक है, ये आपका काम होगा। तो इसमें लिखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग, प्रूव दैट द सीक्वेंस हुज nth टर्म आर गिवन बिलो आर मोनोटोनिक। पहले तो आपको ये प्रूव करना है मोनोटोनिक। मोनोटोनिक में मैंने बताया था कि वह सीक्वेंस जो या तो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे वो मोनोटोनिक होता है। उसी में ये कह रहा है फाइंड आउट वेदर दे आर, इसका मतलब इंक्रीजिंग और इसका मतलब डिक्रीजिंग, कि ये जो मोनोटोनिक है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग मोनोटोनिक में है, और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट भी बता रहा है। ठीक है, तो आपको मैं एक दो क्वेश्चन का कंसेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद आप अपने से करिएगा, पता चल जाएगा आपको। सबसे पहले मैं फर्स्ट को इसे पता करना है, सबसे पहले फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन के लिए चल रहा हूं मैं। फर्स्ट के लिए आप लेट कर लीजिए an, an कितना है 1/2 + 1/2 की पावर 2 डॉट डॉट डॉट। अब आपको इस प्रकार से 1/2 की पावर n है, तो यहां से an + 1 निकाल लीजिए। ये सब कुछ 1/2 + 1/2 की पावर 2 प्लस डॉट 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 डॉट। पहले एक बात यही लिख देना है 1/2 की पावर n, फिर उसके बाद 1/2 की पावर n + 1 ये लिख देना है। अब जैसे ये लिख देंगे तो यहां से आपको ये देखना है कि an + 1 माइनस an कितना आएगा। देखिए इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये सारे टर्म यहाँ पे कैंसिल होकर बचेगा कितना 1/2 की पावर n + 1, और ये आपको हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल n। कोई भी n रखोगे पॉजिटिव नंबर आएंगे। देखिए ये पूरा है, इसमें से ये वाला घटाओगे तो यहाँ तक का कैंसिल होगा, यही बचेगा पॉजिटिव। इसका ये अर्थ हुआ कि दिस इंप्लाइज an + 1, इसको इधर ले जाइए 0 की तरफ, तो ये ग्रेटर देन an होगा फॉर ऑल n के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का कांसेप्ट आ गया। इसका मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, और इसकी लिमिट क्या है, इंक्रीज तो पता चल गया कि मोनोटोनिक इंक्रीज हो गया। अगर मोनोटोनिक इंक्रीज हो गया तो आल्सो हम चेक कर लेते हैं कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। ज्योमेट्रिक सीरीज है, कॉमन रेशियो 1/2 है, तो कितना आएगा इसका आल्सो an बराबर फर्स्ट टर्म 1 प्लस, अब यहाँ पे केवल 1/2 से मतलब 0 1 से स्टार्ट हो 1 2 डॉट डॉट n तक जाते हैं, n टर्म हुए तो 1/2 का होल पावर n होगा, और इस पूरे बटा 1 - 1/2 होगा। अगर आप इंफिनिटी रखोगे तो ये टर्म हमेशा कहां जाएगा 0 पे,
तो यहाँ से आपको ये पता है कि यहाँ से an जो जाएगा वो कितना जाएगा, ये 0 हो गया तो 1/2 एलसीएम लेंगे 2 - 1 2 ऊपर चला जाएगा, टोटल आप चेक करिएगा ये 2/2 मतलब 1 बचेगा एज n को इंफिनिटी भेजने पर। जैसे n इंफिनिटी पे जाएगा ये 0 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 - 1, अब ये 2 सबसे ऊपर जाएगा एलसीएम वाला, तो 2/2 का कंसेप्ट 1 आएगा। इसका मतलब कि ये जो सीक्वेंस है क्या है ये कि ए आपको जो इंफिनिटी रखने पर ये जो सीक्वेंस है an वो किस पे जा रहा है, लिमिट 1 पे। मिनिमम इसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम 1/2 पहला टर्म 1/2 का स्क्वायर, इस प्रकार से बढ़ते हुए जा रहा है, लास्ट में सम कहां पहुंच जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ, तो 1 पे चला जा रहा है। जब इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1 पे जा रहा है, तो मिनिमम 1/2 और मैक्सिमम 1। इसका मतलब ये क्या है कि इसको आप देख सकते हो 1/2 से an जो है वो 1 के बीच में है। इसका मतलब यहाँ इस पे ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है, इंक्रीजिंग है तो बढ़ते हुए अपर बाउंड क्या है 1, तो 1 पे कन्वर्जेंट हो गया। तो इस टाइप से इसको चेक कर सकते हैं हम कि जो भी दिया गया हो an मानिए an+1 मानिए लगाइए, आप ये देखिए कि n रखने में पॉजिटिव आया नेगेटिव आएगा, इस पर ट्रांसफर करिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंसेप्ट पता चल जाएगा। फिर इंफिनिटी रख के ये चेक कर लीजिए कोई फाइनाइट वैल्यू है, अगर इंक्रीजिंग है तो अपर बाउंड होगा और डिक्रीजिंग है तो लोअर बाउंड आएगा इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे यही पता चल जाएगा कि वो अपर बाउंड आने वाला है या लोअर बाउंड। अगर ये इंक्रीजिंग है तो हमेशा अपर बाउंड आएगा, अगर डिक्रीजिंग है तो हमेशा लोअर बाउंड आएगा। यहाँ से आपको बाउंडेड भी पता, लिमिट क्या आएगी, कन्वर्जेंट है, सब पता हो गया। ऐसे ही आपको इसके लिए भी मैं दूसरा कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, पहले इसको नोट करिए। देखिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये आपको an है 1/n + 1/2n + डॉट डॉट डॉट। अगर आपको थोड़ा सा अगर ये है, मान लीजिए हमें ये चीज चल रहा है 1/2n - 1 है, तो इसके पहले वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, 2n - 2 वाला होगा। इसके पहले वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, 1/2n - 3 वाला कंसेप्ट आएगा। इस प्रकार से होगा। अगर मैं यहाँ पे n के स्थान पे n+1 रखूंगा तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, क्योंकि 2n+2 इसमें घटाएंगे तो ये बच जाएगा। जब यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा, जब यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब मैं जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला बचा रहेगा और इसके 2 टर्म बचे रहेंगे, ये पूरा। अब इस पूरे में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आप ये आएगा। ये हमेशा अगर नेगेटिव आ गया तो हमेशा लेस देन 0 रहेगा। अगर हमेशा लेस देन 0 है इसका मतलब ये क्या है, an+1 इज लेस देन n होगा, और ये n होगा तभी, इसका मतलब ये क्या है, डिक्रीजिंग है, तो मोनोटोन डिक्रीजिंग हो गया। अब कन्वर्जेंट का इसका जो कांसेप्ट है वो आगे वाला एक टॉपिक है, सैंडविच थ्योरम, वहां से बता देंगे, बहुत आसान हो जाएगा। जब भी इस टाइप से आएंगे कि यहाँ पे n का कंसेप्ट होगा तो सैंडविच थ्योरम से बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना, उसको वहीं से बता देंगे हम आपको, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो नहीं पता है। कॉमन रेशियो ज्योमेट्रिक होता है तो बता देते हैं, तो ज्योमेट्रिक नहीं इसलिए यहाँ से नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। ये कंसेप्ट है। बाकी आगे वाला क्वेश्चन अभी मैं इसके पहले डिस्कस किया हूँ, an ये है, an+1 निकाल लेना, मोनोटोन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इंफिनिटी रखेंगे, कन्वर्जेंट का कंसेप्ट आएगा, मोनोटोन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट आएगा। सारा कुछ ये सिस्टम इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो बाकी सब जितने हैं होमवर्क है, और आपको अगर लिखना है तो इसमें हम बता देंगे कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। आप चेक कर लीजिएगा, केवल हम 5वां वाला जो है वो आपका 5वां नंबर मोनोटोन डिक्रीजिंग है। इसी प्रकार आप सारे क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, जो आएगा हम बता देंगे कल फिर। तो ये स्पेशल एक सीक्वेंस है जिसमें रिलेशन वाली सीक्वेंस होती है, रिकरेंस रिलेशन। तो दैट द सीक्वेंस an डिफाइंड बाय पहला टर्म √2 an+1 √2 an कन्वर्जेस टू 2। इसी का पहला टर्म 1 है, पहला टर्म 1 है, an+1 ये दिया गया, कन्वर्जेस टू 3। और इन सभी के लिए n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे। ये भी उसी टाइप का है, ये भी कन्वर्ज करेगा, जो भी उसकी लिमिट बता देंगे कैसे आएगा। और एक ये दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर इस टाइप की सीक्वेंस कहीं भी दिखेंगी तो ये हमेशा कन्वर्जेंट होती है, पहले चीज तो ये ध्यान रखना।
कहीं भी अगर ऑब्जेक्टिव में आपको दिखता है इस टाइप की सीक्वेंस, तो ये हमेशा कन्वर्जेंट होती है, आप लगा के आइए। बाकी लिमिट कैसे निकालना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए ज्यादा बड़ा प्रोसेस तो है इसका, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, पहले उसको यूज करिएगा। कि अगर किसी भी सीक्वेंस को ये देखना है तो ये हमेशा ये ध्यान रखिए कन्वर्जेंट होती है। अब कन्वर्जेंट होती है तो आपको बस ये देखना है कि इसकी लिमिट क्या आएगी। उसके लिए आप हमेशा लेट कर लिया करिए an+1 और an जो भी हो उनको यल मान लीजिए। तो यहाँ पे रखिए हमेशा, यहाँ से जो जनरल फॉर्म हो, तो यहाँ से आप रखेंगे कि an+1 बराबर रूट में मान लीजिए 2n an है। तो यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो ये भी l है, ये भी रूट में 2l हो गया, दोनों का भी स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर और बराबर 2 टाइम ऑफ l, या इसको आप लिखोगे l स्क्वायर माइनस 2l इक्वल टू 0, या इसको आप देखोगे l कॉमन लोगे l माइनस 2 आएगा, ये आएगा। यहां से आपको ये पता चला कि एक l की वैल्यू 0 और दूसरा l की वैल्यू कितना 2। अब आप ये बताइए कि हमें जो चीज दिया गया है √2 दिया गया है पहला टर्म, फिर अगर √2 है पहला टर्म तो क्या 0 आपका लिमिट हो सकता है? तो वो डिपेंड करता है कि वह इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो डिपेंड करता है इंक्रीजिंग, क्योंकि पहला टर्म ये है तो या तो आप इधर जाएगा तो 2 जाएगा, इधर जाएगा तो 0 जाएगा। अगर ये इंक्रीजिंग है तो 2 पे कन्वर्ट करेगी, अगर ये डिक्रीजिंग है तो 0 कन्वर्ट करेगी। उसके लिए अब आपको यही हो सकता है कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो किस पे कन्वर्ट करेगी, यहाँ किस पे कन्वर्ट कर रही है 2 पे, इसका मतलब वो इंक्रीजिंग है। वो अभी चेक करना बता देंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे चेक किया जाता है। बस ये है कि लिमिट कितना आएगी, तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो लिमिट 0 आएगी या तो लिमिट 2, लेकिन पहला टर्म 2 है और ये कह रहा है 2 पे कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये क्या है √2 से बढ़ते हुए किस तरह जा रहा है 2 की तरफ, जब बढ़ते हुए 2 की तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या है ये मोनोटोन इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है तो अपने अपर बाउंड पे कन्वर्ट करेगा। ये तो आपको यहां से प्रूफ हो गया कि इसकी लिमिट कितनी आएगी 2। लेकिन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट हमें बताना है, मेन चीज जो ये है। इसी कंसेप्ट से हर एक क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं कि उसकी लिमिट क्या आएगी। लिमिट जो होती है, जो इस फंक्शन का रूट होता है वही लिमिट होती है। अब वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कंसेप्ट यूज किया जाता है। अब जैसे मुझे ये पता करना है ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, उसके लिए मैं इधर कंसेप्ट यूज कर रहा हूं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट मैं आपको इधर डिस्कस कर रहा हूं। जैसे आपको इसी क्वेश्चन के पहला टर्म कितना है √2 है, तो a2 कितना आएगा, a2 अब यहां से निकालेंगे n बराबर 1 रख के, a2 आएगा कितना 2 टाइम ऑफ a1, इसको लिखेंगे 2 टाइम ऑफ √2, ये लिखेंगे यही है। यहां से आप देख रहे हैं कि आपको ये सिर्फ क्या देखना है कि आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो ये आपका √2 है, क्या √2 है ना, √2 1 से बड़ा होता है, अगर 1 से बड़ा होता है तो 2 टाइम ऑफ √2 भी कितने 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब इस पूरे का रूट जो होगा वो भी क्या होगा √2 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि a2 जो है वो किससे बड़ा हो गया a1 से। यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, यहां से रिलेशन चले ये आ गया। अगर इसी प्रकार हम सपोज कर ले, हम ये सपोज कर ले कि an+1 जो है वो ग्रेटर देन क्या है an से, तो हमें यहां से क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2 टाइम ऑफ √an, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा an के स्थान पे एक कम करिए तो ये आ जाएगा 2 टाइम ऑफ an-1 आएगा, यही तो आएगा। और ये आएगा कि यहां से क्या पता चल जाएगा, ये आपका कंसेप्ट है। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर ऐसे सोचिए, ऐसे ही मान लीजिए सपोज करते हैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम ऑफ an+1 ग्रेटर देन 2 टाइम ऑफ an, इस पूरे का रूट लीजिए तो 2 टाइम ऑफ an+1 ग्रेटर देन 2 टाइम ऑफ √an, यही आएगा। इसके अकॉर्डिंग देखिए अगर यहाँ n है तो यहाँ n+1 आ रहा है, अगर यहाँ n+1 है तो यहाँ क्या इम्प्लाइज होगा कि a n+2
ग्रेटर हो गया किससे, an+1 से, यही तो हुआ ना। अगर ये चीज हो गया इसका मतलब क्या होगा कि दिस इंप्लाइज इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब ये सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो लिमिट या तो 2 आगे 0, पहला टर्म √2 है, इंक्रीज का तरफ किधर जाएगा 2 की तरफ, इसलिए क्या हो गया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस टू। ऐसे ही हर एक जितने क्वेश्चन में इस टाइप से लिखा हूं उसको जरूर चेक कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन हमेशा कन्वर्जेंट होते हैं। मेथड यही रहेगा, ये शॉर्टकट आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव देना है। ये मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि सबसे पहले n बराबर 1 के लिए हम दिखाएं ट्रू है, तो n बराबर 1 के लिए ट्रू हो गया कि दूसरा टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म, n बराबर 1 के लिए ट्रू हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये होता है कि n बराबर हम मानते थे k के लिए, तो हमने मान लिया कि n+1 ये ट्रू है, हमने मान लिया ये ट्रू है, जैसे n बराबर k के लिए मानते हैं, तो हम ये दिखा देते कि n बराबर k+1 के लिए भी ट्रू होगा। तो हम अब ये दिखा दें कि n यहाँ पे n बराबर n+1 है, तो n बराबर n+2 के लिए ट्रू होगा। तो यहाँ पे ये मानते हैं सेम है, इन दोनों में क्या कर दिया, दोनों तरफ लेफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ अब इन दोनों पे लिमिट रूट ले लिए, रूट लेने के बाद इस सीक्वेंस का जनरल फॉर्म इससे बनाया कि अगर यहाँ पे 2 टाइम ये है तो यहाँ n+1 आता है, अगर यहाँ n+1 अगर 2 होना है तो n के स्थान पे n+1 रखेंगे, n+2 होगा, यहाँ n+1 हो जाएगा। तो इसका ये जनरल फॉर्म ये हो गया, इसका जनरल फॉर्म ये हो गया, ये n+2 इज ग्रेटर देन n+1, इसका मतलब क्या है कि nth टर्म जो n बराबर n+1 के लिए देखते थे वही वाला कंसेप्ट हो गया ये, इसका मतलब ये मोनोटोनिक क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। समझ में आया?